बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो। डियर वीवर, आज के लेक्चर का टॉपिक है पैरागोनिमस वेस्टर मनी और दूसरे लेक्चर्स की तरह ये लेक्चर भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे करेंगे। जो कंटेंट ऑफ द लेक्चर है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पैरागोनिमस वेस्टर मनी है, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, फिर लाइफ साइकिल, फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग और फाइनली हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। पैरागोनिमस वेस्टर मनी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ये ट्रेमाटोड है, यानी कि फ्लूक वॉर्म्स है, और जो इसका कॉमन नेम है वो है ओरिएंटल लंग फ्लूक्स। जो डिजीज़ पैरागोनिमस वेस्टर मनी कॉज करता है उस डिजीज़ को हम पैरागोनिमियासिस कहते हैं। अच्छा, वेस्टर मनी के अलावा पैरागोनिमस के दूसरे स्पीशीज़ भी ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दे आर वेरी वेरी रेयर। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडेमिक एरियाज़ है पैरागोनिमस वेस्टर मनी के वो एशिया में हैं, और वो प्रिंसिपली कोरिया, जापान, ताइवान, हाईलैंड्स ऑफ चाइना एंड फिलिपीन यानी फार ईस्ट एशिया के जो इलाके हैं, तो पैरागोनिमस वेस्टर मनी वहाँ पे एंडेमिक है। जब हम डिफिनेटिव होस्ट की बात करते हैं तो ह्यूमन और अदर एनिमल सच एज पिग्स, डॉग्स एंड अ वेराइटी ऑफ फेलाइन स्पीशीज जो है ये एज अ डिफिनेटिव होस्ट जो है एक्ट करते हैं पैरागोनिमस वेस्टर मनी के लिए। फेलाइन स्पीशीज का मतलब ये है वो वाले एनिमल जो फ्लैश ईटिंग मैमल्स होते हैं और उनके बॉडी पे सॉफ्ट फर होता है, यानी कि बिल्कुल नरम बाल्स होते हैं, जिस तरह केट्स है, लायन है, टाइगर्स है, लिपर्ड्स है, तो ये सारे फेलाइन स्पीशीज है। अच्छा, दो इंटरमीडिएट होस्ट रिक्वायर होते हैं पैरागोनिमस वेस्टर मनी को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट है वो दूसरे ट्रिमेटोड की तरह फ्रेश वाटर स्नेल है, और जो सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्रेब या क्रेफिश है। ये जो मैंने पिक्चर्स लगाई है ये क्रेब की है और ये क्रेफिश है। तो अदर क्रस्टेशियंस जो हैं वो भी एज अ सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट एक्ट करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्रेफिश और क्रेब जो है दे एक्ट एज अ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर पैरागोनिमस वेस्टर मनी। चलते हैं डायग्राम की तरफ। अच्छा, हम ह्यूमन बीइंग से लाइफ साइकिल शुरू करेंगे कि ह्यूमन बीइंग कैसे इन्फेक्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग इन्फेक्ट होता है बाय इंजेक्शन ऑफ द मेटासर्केरी। मेटासर्केरी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सिस्ट फॉर्म है ट्रेमाटोड का जो इंटरमीडिएट होस्ट में प्रेजेंट होता है। तो इन केस ऑफ पैरागोनिमस वेस्टर मनी जो मेटासर्केरी है ये प्रेजेंट होता है क्रेब्स में, क्रेफिश में या दूसरे क्रस्टेशियन में। तो ह्यूमन बीइंग इस तरह इन्फेक्ट होता है कि ह्यूमन बीइंग इंजस्ट दिस मेटासर्केरी प्रेजेंट इन दी क्रस्टेशियन, या इस केस में आप दे सकते हैं क्रेफिश। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब क्रेफिश या क्रेप्स को आप जो है रॉ कुक्ड यानी पूरा कुक नहीं करते, या पिकल्ड क्रस्टेशियन कंटेनिंग मेटासर्केरी होते हैं। इन कंट्रीज़ में क्रेब्स या क्रस्टेशियंस जो है उन पे सिर्फ अचार डाल के या सॉसेस डाल के या सिर्फ साल्ट डाल के खाया जाता है रॉ फॉर्म में। ठीक है ना, यानी कि कच्चा खाया जाता है। तो कच्चा चूंकि खाया जाता है इसलिए ये सिस्ट जो है मेटासर्केरी वो जिंदा होता है। तो ये जब ह्यूमन बीइंग इंजेस्ट करता है मेटासर्केरी तो मेटासर्केरी ह्यूमन बीइंग के ड्यूडेनम में सिस्ट से बाहर आ जाता है, और ये जो लार्वी है या जो इमेच्योर फ्लूक है ये क्या करता है कि ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टिनल वाल को पेनेट्रेट करके पेरिटोनियल कैविटी में जाता है, और फिर पेरिटोनियल कैविटी से ये डायफ्राम को क्रॉस करके लंग्स के टिश्यू में या लंग्स के पेरेन्काइमा में एंटर हो जाता है, और लंग्स में ये एडल्ट फ्लूक या एडल्ट वॉर्म में मिच्योर होता है। ठीक है, और एडल्ट वॉर्म यूजुअली मैक्सिमम 12 मीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 6 मिलीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ही वाइड होता है। ठीक है, और ये लंग्स में प्रेजेंट होता है। इट कैन सर्वाइव अप टू 25 ईयर्स। अच्छा, चूंकि ये हर्माफ्रोडिटिक फॉर्म्स है, इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो इट स्टार्ट लेइंग एग्स इनटू द टिश्यू ऑफ द लंग्स। ठीक है, वो लंग्स में जो एग्स होते हैं वो स्पूटम या कफिंग के जरिए स्पूटम में बाहर आते हैं।
ठीक है, और ये अनएम्ब्रियोनेटेड फॉर्म में होते हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो स्पूटम को इनगल्फ करते हैं या स्वोलो करते हैं, ठीक है, तो फिर वो जो एग स्पूटम में प्रेजेंट होते हैं वो इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, तो इसलिए उन केसेस में फीसिस में भी अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं ये बाहर आ सकते हैं। तो चाहे स्पूटम में आ जाए या चाहे फीसिस में आ जाए अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो है ये फ्रेश वाटर पहुंच जाए, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो इसके लिए एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट है फॉर एम्ब्रियोनेशन। क्योंकि अंडे में के अंदर एम्ब्रियो बनेगा तो तब उससे लार्वी निकलेगा ना, अगर एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फिर तो लार्वी नहीं निकलेगा। तो ये फ्रेश वाटर में एम्ब्रियोनेटेड एग्स हो जाता है, यानी इसके अंदर एम्ब्रियो बन जाता है, और फिर नेक्स्ट जो लार्वी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द लार्वी मेरासीडिया जो है वो इस एग से बाहर आता है, और ये मेरासीडिया फ्रेश वाटर स्नेल पे अटैक करता है और पेनेट्रेट करके उनके बॉडी के अंदर चला जाता है। अच्छा, फ्रेश वाटर स्नेल पहले के लेक्चर्स में मैं इनकी तस्वीरें भी लगा चुका हूँ, अगर कोई ये वाले उन्होंने पीछे लेक्चर नहीं देखे तो फिर वो गूगल करके देख सकता है कि फ्रेश वाटर स्नेल क्या चीज़ है। अच्छा, फ्रेश वाटर स्नेल में जो पैरागोनिमस वेस्टरमनी है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो पहले स्पोरोसिस्ट बनता है, फिर रेडियाई के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर सरकेरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक मेरासीडिया जो स्नेल के बॉडी के अंदर गया था वो कई सरकेरीज बनाता है एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सरकेरीज जो है ये बाहर आ जाते हैं और ये वाटर में, फ्रेश वाटर में फ्री स्विमिंग फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये क्रस्टेशियन या क्रेब्स या जो क्रेफिश है उनके बॉडी में पेनिट्रेट हो जाते हैं, और वहाँ ये मेटासर्केरी यानी सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो जब ये क्रस्टेशियन या क्रेब्स या क्रेफिश जब ह्यूमन बीइंग या अदर डेफिनेटिव होस्ट यूटिलाइज करता है रॉ फॉर्म में, तो सिस्ट जो है वो अपने डेफिनेटिव होस्ट तक पहुंच जाता है, और इसी तरह ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो जो इन्फेक्शियस फॉर्म है वो मेटासर्केरी है, प्रेजेंट इन द टिश्यू ऑफ द क्रस्टेशियन फॉर द ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर होस्ट, और जो डायग्नोस्टिक स्टेज है वो अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स है जो स्पूटम में प्राइमरली और फेसिस में भी पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि जितने भी वॉर्म्स के इन्फेक्शन है, जो नेमाटोड है, सिस्टोड है, ट्रेमाटोड है, अगर उनका नंबर कम है तो यूजुअली वो इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। तो सेम इज़ द केस इन पैरागोनिमियासिस कि मोस्ट पीपल विद पैरागोनिमियासिस रिमेन एसिम्प्टोमेटिक। हाउएवर जो इन्वेजन और माइग्रेशन ऑफ द फ्लूक है, यानी कि वो जब इंटेस्टिनल वाल से इन्वेट करता है और माइग्रेट करके डायफ्राम से होते हुए वो लंग्स के टिश्यू में जाता है, तो उसके दौरान डायरिया, एब्डोमिनल पेन, फीवर, कफ, अर्टिकेरिया यानी कि थ्रू आउट द बॉडी जो है रैशेस क्रिएट हो सकते हैं। सीवियर फॉर्म में हेपेटोस्प्लिनोमेगेली, पल्मोनर एबनॉर्मेलिटीज़, अगर बहुत ज़्यादा लार्वीज हैं और बहुत ज़्यादा लंग्स पेरेन्काइमा को डैमेज कर रहे हैं तो फिर पल्मोनर एबनॉर्मेलिटीज़, एंड ऑफ कोर्स एसिनोफिल एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वॉर्म्स। तो एसिनोफिलिया सारे वॉर्म्स के इन्फेक्शन में होता है, पर्टिकुलरली जब वो टिश्यू के थ्रू माइग्रेट करते हैं। ड्यूरिंग द क्रोनिक फेज द लंग्स आर डैमेज मोस्ट बट अदर ऑर्गन में बी इन्वॉल्व्ड। मैनिफेस्टेशन ऑफ पल्मोनरी इन्फेक्शन जो है वो स्लोली डेवलप होता है, उसमें क्रोनिक कफ होता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हेमोप्टिसिस हो सकता है। हेमोप्टिसिस का मतलब ये है कि ब्लड जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक विद कफिंग, ठीक है, वो म्यूकस के साथ भी हो सकता है और वो स्पूटम के साथ भी हो सकता है। एंड डिस्पनिया इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग या शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग भी बोल सकते हैं आप। द क्लिनिकल पिक्चर रिजेंबल्स ऑफन कंफ्यूज्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, आप समझ सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ये लंग्स के अलावा कभी कभी किसी और ऑर्गन में भी जा सकता है, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी लिकेशन कहते हैं। तो इट रिजल्ट इन मोर सीवियर मैनिफेस्टेशन। वो डिपेंड करता है, अगर वो मेनिंजाइटिस गया है, ब्रेन में गया है तो बहुत ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशन हो सकती है। इसके अलावा अगर वो लिवर में गया है या वो किडनी में गया है या स्किन में चला गया है तो वहाँ पे भी उसी सिस्टम के मुताबिक इन्फेक्शन या मैनिफेस्टेशन अपीयर होगी। लेबोरेटरी डायग्नोसिस प्राइमरली हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं स्पूटम की या स्टूल की भी फॉर द डिटेक्शन ऑफ एग। सीरोलॉजिकल टेस्ट यानी हम एंटीबॉडी भी डिटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द पैरागोनिमस वेस्टरमनी, ठीक है।
एग्स जो है मे बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर रिलीज इंटरमिटेंटली एंड इन स्मॉल नंबर, यानी एग्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं और पीरियोडिकली, यानी कभी वो सिक्रीट होते हैं और कभी वो सिक्रीट नहीं होते, तो इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट दी एग्स इन स्पूटम और फीसिस। इसलिए कंसंट्रेशन टेक्निक यूज़ किया जाता है अगर बहुत ज़्यादा क्लिनिकली सस्पेक्ट किया जाता है पैरागोनिमस वेस्टरमनी को, तो उनके उस केसेस में हम कंसंट्रेशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, यानी हम स्पूटम या फीसिस को कंसंट्रेट करते हैं ताकि अगर वहाँ पे कम नंबर के एग्स भी मौजूद हैं तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएँ। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो हैं दे आर यूजुअली यूजफुल इन लाइट इन्फेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा कम इन्फेक्शन है जिसमें एग्स आने के चांसेस कम है, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी इन्फेक्शन है, यानी कि लंग्स के अलावा वो किसी ऐसे बॉडी के ऐसे साइट में चला गया है जहाँ से उसके बाहर आने के या एग्स के बाहर आने के कोई रास्ता नहीं है, जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन से तो एग्स बाहर नहीं आ सकते ना कि हम डिटेक्ट कर ले किसी सैंपल में, तो उन केसेस में सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस को प्रेफर किया जाता है। फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्स किस तरह नजर आएंगे। पैरागोनिमस वेस्टरमनी के एग्स जो हैं वो 80 to 120 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकते हैं और 45 to 70 माइक्रोमीटर वाइड हो सकते हैं, ठीक है। ये वाइड है, ये लॉन्ग है और ये वाइड है, ठीक है। येलो ब्राउन कलर होता है, ओवॉइड और एलोंगेट होते हैं, यानी कि ओवॉइड भी आप इसको कह सकते हैं और जाहिर है थोड़ी सा ये एलोंगेटेड भी है, ठीक है। विद अ थिक शेल, ये आप देखें इसके बॉडी के बाहर थिक शेल है। वन इंड स्लाइटली फ्लैटेंड, ये अगर आप देखें ना तो एक इंड थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यानी कि चिपका हुआ है, पतला है, और ये दूसरा इंड जो है ये थोड़ा सा थिक है। यहाँ आप देखें ये वन इंड फ्लैटेंड है, ठीक है ना, ये देखो थिन सा हुआ है, दूसरा इंड जो है वो चौड़ा है, ठीक है ना, वाइड है। सो एट द लार्जर एंड, यानी कि जो ये बड़ा एंड है, जो वाइड एंड है, द अपर्कुलम इज क्लियरली विजिबल, तो अपर्कुलम या जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो सिस्टोसोमा के अलावा ट्रेमाटोड के सारों के एग्स पे प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट एट दिस स्टेज। एबोपर्कुलर एंड इज थिकन, ये जो एबोपर्कुलर यानी अपोजिट टू द अपर्कुलम एंड जो है ये थिकन, और थिकन का मतलब ये है कि इसका ये शेल जो है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा थिक होता है। ये अगर आप देखें ना इस डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये शेल थोड़ा सा ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। ये इसकी अपीयरेंस है जिसको आप स्पूटम और फीसिस दोनों में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप khurramtalvi@gmail.com पे मुझे लिख सकते हैं। चैनल देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है हमारे चैनल से तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। फ़ी अमानुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।